देखो दोस्तों, पिछले टॉपिक में अपन ने बात की थी जनसंख्या का क्षेत्र अनुसार वर्गीकरण, और आज अपन बात करेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। टॉपिक अपना जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। फर्स्ट नंबर में विश्वव्यापी कारक, सेकंड नंबर पे होगा प्रादेशिक कारक, थर्ड नंबर पे सांस्कृतिक कारक और फोर्थ नंबर पे सामूहिक कारक। अब इन सभी अलग अलग स्तर पर अलग अलग वर्गीकरण इनका किया गया है। देखो फर्स्ट नंबर पे विश्वव्यापी कारक में अपन चर्चा करेंगे अवस्थिति। देखो अवस्थिति भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। यहाँ अवस्थिति का मतलब है कि जिस भौगोलिक प्रदेश की जनसंख्या की अपन बात कर रहे हैं वो भौगोलिक प्रदेश कितने डिग्री अक्षांश और देशांतरों के बीच स्थित है। देखो अक्षांश स्थितियों के अनुसार जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। जैसे अपन भूमध्य रेखीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते जाते हैं तो जलवायु धीरे धीरे कठोर होती जाती है। तो जलवायु कठोर होगी तो वो सीधा सा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? जनसंख्या के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि मानव अपना अधिवास कौन से क्षेत्रों में बनाएगा कि सम जलवायु के जो क्षेत्र होंगे, तो सम जलवायु के क्षेत्रों में या सम शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं अधिकांशतः मानव उन क्षेत्रों में अपना अधिवास बनाएगा। तो ये अक्षांश स्थिति अवस्थिति का मतलब कि जिस भौगोलिक प्रदेश के जनसंख्या वितरण की हम बात कर रहे हैं तो वो भौगोलिक प्रदेश कितने डिग्री अक्षांशों के बीच में स्थित है। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे जलवायु की दशा। देखो जलवायु के तत्व कौन से होंगे कि ताप, दाब, वर्षा, आर्द्रता, ये जलवायु के महत्वपूर्ण तत्व होंगे। और इनमें से भी सबसे प्रमुख जो तत्व है तापमान, जो जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अब जिस क्षेत्र में जलवायु कठोर का मतलब या तो वो अत्यधिक शुष्क या गर्म जलवायु या अत्यधिक ठंडी जलवायु, तो ऐसी स्थिति में भी उच्च जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं तो वहाँ ठंडी जलवायु, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में गर्म जलवायु पाई जाती है। अब गर्म जलवायु के साथ साथ यदि भौगोलिक दशाओं में अन्य क्षेत्रों में अपन बात करें जैसे धरातल की बनावट है या मृदा की स्थिति है, तो ये यदि प्रतिकूल स्थिति में होती है तो ऐसी स्थिति में भी मानव उस क्षेत्र में अपना अधिवास नहीं बना पाएगा। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ विशेष गर्म जलवायु पाई जाती है, ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे गोबी का मरुस्थल है, जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख ठंडा क्षेत्र है या ध्रुवीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर अत्यधिक कठोर जलवायु पाई जाती है। और कठोर जलवायु होने के कारण अपन देख रहे हैं कि उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम मात्रा में यानी कि विरल अवस्था में पाई जाती है। तो अपन सीधा सा प्रभाव जलवायु का भी देख रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में जो जनसंख्या है उसको जलवायु भी प्रभावित करती है। थर्ड नंबर पे धरातल की स्थिति की बात करना। जब धरातल को भी या अपन कहें कि धरातल भी जनसंख्या वितरण या मानव अधिवास को प्रभावित करता है कि जो क्षेत्र उच्चावच युक्त है या विशेष यूं कह सकते हैं अपन विशेष पर्वतीय क्षेत्र है या विशेष पठारी क्षेत्र है या दर्रेनुमा जो क्षेत्र है, तो ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में मानव अपना अधिवास नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि उन क्षेत्रों में नहीं तो परिवहन के साधन मानव संचालित कर सकता है, नहीं संचार के साधन, नई व्यापारिक प्रक्रियाएं संपन्न हो सकती, नई उत्पादन की प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए कृषि क्रियाएं संपन्न हो सकती विस्तृत रूप में, और नई वहां पर बृहत पैमाने की औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में धरातल का समतल होना भी जरूरी है, क्योंकि धरातल यदि समतल होगा तो वहां बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयां लग सकती हैं, परिवहन के साधन आसानी से संचालित हो सकते हैं, संचार के साधन, व्यापारिक जो प्रक्रियाएं हैं
वो आसानी से संपन्न की जा सकती है। तो धरातल का समतल होना भी बेहद आवश्यक है। फोर्थ नंबर है समुद्र तल से ऊंचाई। देखो अपन जब जनसंख्या का असमान वितरण प्रतिरूप जब पढ़ रहे थे तो उसमें आपको ध्यान हो तो एक बिंदु अपन ये भी पढ़ा था कि विश्व की लगभग 70 से 80%, ये यूँ कहें कि 75 से 80% जो जनसंख्या है वो समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तो इसका मतलब कि 500 मीटर तक का जो भौगोलिक प्रदेश पड़ता है वो मानव के लिए अनुकूल है, चाहे वो जलवायु को लेकर के अनुकूल हो, तापमान की प्रक्रियाओं को लेकर के, या वर्षण की प्रक्रिया, या समतल मैदानों को लेकर के अनुकूल हो। तो 500 मीटर की ऊंचाई तक धरातल लगभग समतल स्थिति में पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ मानव अपने अनिवार्य और ऐच्छिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी प्रकार के साधन स्थापित कर सकता है। तो समुद्र तल से ऊंचाई है ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। ये पहला कारक हो गया विश्वव्यापी कारक। अगर दूसरे नंबर पे अपन बात करेंगे प्रादेशिक कारक। प्रादेशिक कारक में फर्स्ट नंबर पे भूमि की बनावट। देखो यहाँ भूमि की बनावट का मतलब ये नहीं कि भूमि में कोई डिजाइन बनाया जा रहा है। भूमि की बनावट का मतलब क्या होगा कि धरातल किस रूप में, धरातल यदि समतल स्थिति में होगा, क्या धरातल संरचना की बात करें अपन कि जैसे गहराई की तरफ जाएं तो उसमें खनिज तत्वों को लेकर भी बात कर सकते हैं, या उच्चावचीय स्थितियों को लेकर भी बात कर सकते हैं, अन्य संसाधनों को लेकर भी उन क्षेत्रों में बात कर सकते हैं। तो धरातल अधिकांश उस क्षेत्र में खनिज तत्वों की उपलब्धता भी हो, धरातल समतल भी हो, तो ऐसी स्थिति में मानव उस क्षेत्र में कृषि क्रियाएं भी कर सकता है, खनन प्रक्रियाएं भी संपन्न कर सकता है, परिवहन प्रक्रियाओं को संपन्न कर सकता है, यानी कि रोजगार को उच्च स्तर तक बढ़ावा दे सकता है उन क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? जो भौगोलिक प्रदेश लगभग 500 मीटर से कम ऊंचे हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का जो अधिवास होगा वो सघन रूप में होगा। सेकंड नंबर में जल की आपूर्ति। देखो प्रादेशिक कारकों का दूसरा भाग है जल की आपूर्ति। देखो मानव अधिवास सामान्य स्थिति में अपन ये बात करते हैं जैसे ग्रामीण परिवेश या किसी भी क्षेत्र में जाए कि जल ही जीवन, तो जहाँ जल है वहीं जीवन हो। स्वाभाविक बात है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैसे पेयजल के रूप में डीजल का उपयोग करता है, विभिन्न प्रकार की उत्पादन प्रक्रियाएं, चाहे वो कृषि क्रियाओं से संबंधित हो, पशुपालन से संबंधित हो, मत्स्य पालन से, तो इन प्रक्रियाओं में भी जल का प्रचुर मात्रा में उपयोग करता है। वृहद पैमाने की जो औद्योगिक इकाइयां हैं तो उन इकाइयों में भी वस्तुओं के सांद्रण के लिए मानव जल का उपयोग करते हैं। जैसे गंगा के मैदान में पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति होने के कारण उस क्षेत्र में वृहद पैमाने पर कृषि प्रक्रियाएं संपन्न की जाती है, क्योंकि धरातल समतल है, जलोढ़ मृदा की अनुकूलता पाई जाती है। तो उपजाऊ मृदा, पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति, मैदानी क्षेत्र होने के कारण विस्तृत लेवल पर कृषि प्रक्रियाएं उस क्षेत्र में संपन्न की जाती है। तो मानव के लिए रोजगार के साधन उन क्षेत्रों में ज्यादा उपलब्ध है और ज्यादा होने के कारण मानव उन क्षेत्रों में अपना अधिवास बनाता है। ऐसे ही अपन छोटे नागरिक पठार की बात करें, जैसे भारत की 10 बड़े लोहा इस्पात जो इकाइयां हैं उनमें से 6 बड़ी लोहा इस्पात इकाइयां छोटे नागपुर पठारी क्षेत्र में स्थित हैं, जिनमें से 3 पश्चिम बंगाल में जैसे दुर्गापुर है, मणिपुर है, आसनसोल है, 2 झारखंड के क्षेत्रों में, एक जमशेदपुर, एक बोकारो और एक उड़ीसा के क्षेत्र में राउरकेला लोहा इस्पात संयंत्र। तो ये जो बड़ी 6 इकाइयां हैं इनको भी पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति
हिमालय से आने वाली नदियां हैं उसी क्षेत्र से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो उन क्षेत्रों में शक्ति के साधनों की आपूर्ति शासक पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति होने के कारण बृहद पैमाने की इकाइयां उन क्षेत्रों में स्थापित की गई। अब जैसे इकाइयां स्थापित हुई तो रोजगार के साधन उन क्षेत्रों में ज्यादा विकसित हो गई और रोजगार उपलब्ध होने के कारण जनसंख्या का जमाव उस क्षेत्र को धीरे धीरे बढ़ने लगा और जनसंख्या विरल से किस अवस्था में आ गई, सघन अवस्था में आ गई। थर्ड नंबर पे बात करें मृदा की, तो मृदा भी जनसंख्या को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मृदा जनसंख्या को किस रूप में आकर्षित करती है कि जिस क्षेत्र में मृदा जैसे काली मिट्टी हो तो कपास, सोयाबीन, सरसों का अधिकांश उत्पादन, जलोढ़ मृदा हो तो सभी फसलों का उत्पादन उस मृदा में किया जा सकता है। जैसे लाल मिट्टी हो, लेटेराइट मृदा हो या बलुई मृदा हो, तो ऐसी स्थिति में उन क्षेत्रों में फसल विशेषताएं उत्पादन किया जा सकता है। जैसे अपन बात करें लैटेराइट मृदा की, तो लैटेराइट मृदा में काजू या नारियल, गन्ना इन फसलों का विशेष रूप से उत्पादन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि मृदा यदि जलोढ़ मृदा हो या कोप मिट्टी का जमाव जिस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है तो उस क्षेत्र में उत्पादन की जो स्थितियां होती हैं वो भी अपनी चरम सीमा पर होती है, यानी कि उच्च स्तर पर होती है। ऐसी स्थिति में भी उस क्षेत्र में मानव अधिवास सघन रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वनस्पति, देखो वनस्पति भी मानव अधिवासों को या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। वनों से जैसे प्रत्यक्ष तौर पर अपन लाभ की स्थितियां देखें कि वन जलवायु को भी सम बनाते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं। वनों से विभिन्न प्रकार की औषधियां या ईंधन के लिए लकड़ी या फर्नीचर के लिए इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं। तो अब इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों का होना आवश्यक है। अब जिन क्षेत्रों में वन सघन रूप में होते हैं या सामान्य स्थितियों में पाए जाते हैं तो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों से लकड़ियां काट सकते हैं या जड़ी बूटियां इकट्ठी करके उनका व्यापार कर सकते हैं, फर्नीचर के लिए लकड़ियां काट सकते हैं या विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो वनों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करते हैं। तो वन जो है ये भी मानव अधिवासों को प्रभावित करते हैं। जैसे हम मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में वन न्यूनतम स्थिति में पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों में केवल कटीली झाड़ियां या छोटी घास फूस पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में मानव को रोजगार के साधन कम उपलब्ध हो पाते हैं और रोजगार की न्यूनता होने के कारण मानव अपना अधिवास उन क्षेत्रों में नहीं बना पाएगा। तो मानव अधिवास के लिए समजलवायु और समजलवायु के लिए वनस्पति या विभिन्न प्रकार के कच्चे पदार्थों की आपूर्ति के लिए वनों का होना बेहद आवश्यक है। अगला पॉइंट खनिज तत्व कि खनिज भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। देखो जिन क्षेत्रों में खनिज तत्वों की उपलब्धता अधिक होगी तो मानव अधिवास उन क्षेत्रों में सघन रूप में होंगे, चाहे अन्य कारक उस क्षेत्र में प्रतिकूल। जैसे अभी अपने थोड़ी देर पहले छोटे नागपुर पठार की बात कि छोटे नागपुर पठारी क्षेत्र उच्चावच युक्त है तो ये मानव के लिए प्रतिकूल दशा होगी। सघन वनों का भाग था, प्रतिकूल दशा होगी। इसके अलावा उस क्षेत्र में खनिज तत्वों की अधिकता होने के कारण खनन प्रक्रियाएं उच्च स्तर पर पहुंची। खनन प्रक्रियाएं उच्च स्तर पर पहुंची तो उस क्षेत्र में बृहद पैमाने की औद्योगिक इकाइयां यानी कि बड़े पैमाने की जो औद्योगिक इकाई हैं उनकी स्थापना की गई। तो
तो ऐसी स्थिति में छोटे नागपुर पठारी क्षेत्र या उसके आसपास का जो भौगोलिक प्रदेश है, तो खनिज तत्वों की अधिकता होने के कारण उस क्षेत्र में रोजगार का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और मानव उस क्षेत्र में जो आरंभिक तौर पर रोजगार के लिए गमन किया था, अब वो वहाँ स्थायी रूप में अपना अधिवास बना करके रहने लग गए। तो जिन क्षेत्रों में खनिज तत्वों की उपलब्धता अधिक होगी, तो वहाँ मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ज्यादा कर पाया या आय का जो स्तर होगा वो उस क्षेत्र में उच्च स्तर पर होगा। ऐसी स्थिति में भी खनिज तत्व मानव के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध करवाते, तो ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अपना योगदान देते हैं। अगले नंबर पे शक्ति के साधन। देखो, बृहद पैमाने की औद्योगिक इकाइयां हों या कृषि प्रक्रियाएं हों या विभिन्न प्रकार के उत्पादन के जो भी स्रोत हैं, उन उत्पादन की इकाइयों को स्टार्ट करने के लिए शक्ति यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जिन क्षेत्रों में ऊर्जा के साधन यदि विद्यमान नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ उत्पादन की जो इकाइयां वो स्थापित नहीं हो सकती। जैसे अभी अपन बात की थी छोटे नागपुर पठार, तो छोटे नागपुर पठार में जैसे रानीगंज का क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, झारखंड का झरिया क्षेत्र है, बृहद पैमाने पर या भारी मात्रा में कोयला उत्पादन करते हैं दोनों क्षेत्र। तो शक्ति के साधन यानी कि जो उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने की जो इकाइयां लगी हुई हैं उत्पादन की, लोहा इस्पात इकाई, तो उनको शक्ति के साधन दोनों क्षेत्रों से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में जैसे जल विद्युत, जहाँ उत्पादन के स्रोत हैं तो उन क्षेत्रों में इकाइयां लगी हुई, पवन ऊर्जा के स्रोत हैं तो वहाँ पवन चक्कियां लगी हुई। तो जिन क्षेत्रों में जैसे ऊर्जा के स्रोत विकसित हैं, तो उन्हीं क्षेत्रों से वहाँ उत्पादन प्रक्रियाएं संपन्न करके शक्ति की आपूर्ति की जाती है। तो शक्ति के साधन जिन क्षेत्रों में या शक्ति संसाधन जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे, तो वहाँ रोजगार के साधन भारी मात्रा में विकसित होंगे। तीसरा मेन पहलू सांस्कृतिक कारक। अगर सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आर्थिक अवस्था, कि जिस भौगोलिक स्तर में मानव अपना अधिवास बना रखा है, तो वहाँ की आर्थिक अवस्था कैसी है, यानी कि आर्थिक व्यवस्था का जो स्तर है वो किस रूप में, यानी आर्थिक व्यवस्था यदि उस क्षेत्र की विकसित होगी तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ रोजगार के साधन ज्यादा, और रोजगार के साधन ज्यादा होंगे तो अन्य क्षेत्रों से मानव उस क्षेत्र की ओर आकर्षित हो। यदि अर्थव्यवस्था विकासशील या पिछड़ी होगी तो वहाँ रोजगार के साधन धीरे धीरे कम होते जाएंगे या कम मात्रा में उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में मानव उन क्षेत्रों में अपना अधिवास नहीं बना पाएगा। तो आर्थिक अवस्था जो है ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। उन्नति का स्तर, देखो जिस भौगोलिक प्रदेश की जो जनसंख्या है, जैसे अपन अमेरिकी क्षेत्र की बात करें, आरंभिक तौर पर अमेरिका लगभग जनशून्य भौगोलिक क्षेत्र था। यूरोपीय क्षेत्र में प्रवास प्रक्रिया संपन्न होने के कारण यूरोप की अधिकांश जनसंख्या अमेरिका की ओर बढ़ी, और अमेरिका की ओर बढ़ी तो उसके पीछे कारण क्या रहा कि अमेरिकी क्षेत्र में शक्ति संसाधन या खनिज संसाधन जो है वो भारी मात्रा में उपलब्ध रहे, और खनिज तत्वों की अधिकता होने के कारण रोजगार के जो स्रोत थे वो दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। जैसे जैसे रोजगार बढ़ा तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ी तो लोगों का जीवन स्तर अनुकूल स्थिति में हो गया। मानव उन क्षेत्रों में आरंभिक तौर पर रोजगार के लिए गमन किया, अब वहाँ स्थायी रूप में बस गया। तो उन्नति का जो स्तर है ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। राजनीतिक कारक या स्थितियां ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं। देखो राजनीतिक कारक कैसे प्रभावित करेंगे कि जिन क्षेत्रों में
अपन सीमांत क्षेत्रों की बात करें, दो राज्यों की सीमाएं हो सकती हैं या दो देशों की सीमाएं हो सकती हैं। तो सीमांत जो क्षेत्र होते हैं यदि संवेदनशील क्षेत्र होंगे, यानी कि सांप्रदायिक दंगे फसाद उन क्षेत्रों में यदि ज्यादा होते हैं, तो ऐसी स्थिति में मानव उन क्षेत्रों से विस्थापित हो जाता है। और यदि वो क्षेत्र सम स्थिति में पाए जाते हैं, यानी कि शांति प्रिय स्थिति या हिंसात्मक स्थितियों में मानव अपना अधिवास जीवन यापन करता है, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या उन क्षेत्रों में स्थायी रूप से बनी रहती है। अगले नंबर में परिवहन के साधन। देखो, परिवहन में भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जिन क्षेत्रों में परिवहन के साधन ज्यादा विकसित होंगे, तो वहां मानव कम समय में लंबी दूरियां तय कर लेते हैं, कम समय में अधिकांश कार्य प्रक्रियाओं को भी संपन्न कर लेते हैं, आय का स्तर भी वो अपना बढ़ा लेता है। तो ये जो स्थितियां हैं कि जिन क्षेत्रों में परिवहन के साधन अधिक उपलब्ध होंगे, तो वहां स्वाभाविक बात है रोजगार भी उन्नत स्थिति पर होगा। तो जब परिवहन उन्नत स्थिति पर होगा, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र की जो आय होती है, वो आय का स्तर भी उच्च स्तर पर ही पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में परिवहन निम्न स्तर पर होता है, तो वहां रोजगार प्रक्रियाएं भी सीमित होती हैं, मानव अधिक समय में कम दूरी तय कर पाता है। तो उस स्थिति में उन लोगों की आय का जो स्तर होता है वो भी निम्न स्तर पर पाया जाता है। परिवहन उन्नत स्तर पर होगा, तो ऐसी स्थिति में देखो अगला पॉइंट है व्यापार, कि परिवहन जिस भौगोलिक प्रदेश में कुछ स्थिति पर होगा, तो वहां व्यापारिक प्रक्रियाएं भारी मात्रा में संपन्न होंगी, और यदि परिवहन निम्न स्थिति पर होगा, तो व्यापारिक प्रक्रियाएं भी सीमित मात्रा में संपन्न होंगी। तो जब व्यापारिक प्रक्रियाएं कम होंगी, तो लोगों को रोजगार भी कम मिलेगा, क्रय विक्रय कम होगा, तो लाभांश की जो स्थितियां हैं वो निम्न स्तर पर पाई जाती है। अगला कार्य हो गया मनोवैज्ञानिक कार्य। देखो, मनोवैज्ञानिक कार्य का मतलब कि स्व विवेक की स्थितियां अब यहाँ प्रभावशाली होंगी, कि जिस भौगोलिक प्रदेश में मानव अधिवास पाए गए, यदि वो मानव अधिवास अहिंसात्मक स्थितियों में या शांतिमय स्थितियों में रहते हैं, तो अन्य क्षेत्रों से भी व्यक्ति उस क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। और यदि क्षेत्र संवेदनशील है, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र से लोग जो वहां शांतिमय स्थिति में या हिंसात्मक स्थिति में जो पहले रह रहे थे, वो व्यक्ति भी धीरे धीरे उन क्षेत्रों से विस्थापित होने लग जाते हैं। जैसे अपन अपने लोकल क्षेत्र में भी देखते हैं कि अपने को किसी भी क्षेत्र में अपना मकान बनाने के लिए जगह लेनी है, तो अपन एरिया कौन सा चूज करते हैं कि जो क्षेत्र शांतिप्रिय स्थितियों में है, जहाँ परिवहन या व्यापारिक प्रक्रियाएं आसानी से हो सके, अपना आवागमन सुचारू रूप से संपन्न हो सके। तो ऐसे जो पहलू हैं ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। लास्ट नंबर में अपन बात करेंगे सामूहिक कार्य, और सामूहिक कार्य में वातावरण अनुकूल। अगर यहाँ वातावरण प्राकृतिक वातावरण भी अनुकूल स्थिति में होना जरूरी है। प्राकृतिक वातावरण में जैसे जलवायु की बात करें, तो तापमान का सम होना, वर्षा भी होना, आर्द्रता, जलवाष्प स्थितियां, ये समतुल्य स्थितियों में पाई जाती है जिन क्षेत्रों में, तो जलवायु उस क्षेत्र में कैसी बनी रहेगी, सम बनी रहेगी। इसी के अलावा कृत्रिम वातावरण, कि मानव का जो अपना वातावरण है, अब कृत्रिम वातावरण में रोजगार के साधन भी होंगे, औद्योगिक इकाइयां भी होंगी, परिवहन के साधन भी होंगे। ये अनुकूल जब स्थितियों में पाए जाएंगे, तो मानव उन क्षेत्रों में अपना अधिवास बनाएगा, अन्यथा उन क्षेत्रों से विस्थापित हो जाएगा। पारस्परिक निर्भरता, अगला क्या हो गया, पारस्परिक निर्भरता।
दूसरे किसी न किसी तथ्य पर निर्भर होता है। तो किसी क्षेत्र में गेहूं की फसल का अधिक उत्पादन होता है तो किसी क्षेत्र में दलहन फसलों का उत्पादन हो रहा है, किसी क्षेत्र में तिलहन फसलों का उत्पादन अधिक होता है तो कहीं खनिज तत्वों का उत्पादन अधिक होता है। तो मानव अपनी ऐच्छिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे क्षेत्र से क्रय विक्रय की प्रक्रिया संपन्न करके अपनी ऐच्छिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो मानव एक दूसरे के ऊपर पूर्णतः निर्भर होता है कि कोई भी क्षेत्र अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है। तो ये स्थितियां भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती हैं। धर्म, अगला पॉइंट क्या है? धर्म। वर्तमान स्थिति में अपन देख रहे हैं कि जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है। तो मानव अपना अधिवास यदि रोजगार को लेकर के विस्थापित होता है, जैसे मानो कि अपने क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति राजस्थान के किसी दूसरे क्षेत्र में, जैसे मानो कि अलवर क्षेत्र से जयपुर क्षेत्र में गमन कर रहे हैं और वो हिंदू धर्म का व्यक्ति, तो जयपुर में वो अपना अधिवास बनाएगा तो वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अपना अधिवास नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि वहां उसकी विचारधारा मैच नहीं कर पाएगी। तो ऐसी स्थिति में धर्म जो है ये भी जनसंख्या के वितरण को क्या करता है? प्रभावित करता है कि जब उसको अपने ही धर्म का अधिवास जिस क्षेत्र में मिलेगा, चाहे उसको लंबी दूरी तय करनी पड़े, लेकिन फिर भी वो अपना अधिवास अपने धर्म के व्यक्तियों के बीच में ही बनाएगा। लास्ट नंबर में सामाजिक मान्यताएं। देखो अपन सभी सामाजिक स्थितियों में निवास करते हैं और अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने रीति रिवाज परंपराएं होती हैं और उन परंपराओं के अनुकूलन यदि कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति उस क्षेत्र में आता है तो उन परंपराओं के अनुकूल स्थितियों में यदि वो अपना एडजस्टमेंट बिठा लेता है या सामंजस्य बिठा लेता है तो व्यक्ति अपना अधिवास बना लेता है, अन्यथा उस क्षेत्र से वो वापस विस्थापित हो जाता है। तो ये सामाजिक जो मान्यताएं हैं ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। तो अपना टॉपिक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है मुख्य रूप से 4 कारक: विश्वव्यापी कारक, प्रादेशिक, सांस्कृतिक और सामूहिक कारक। और इनके ये भाग हो गए कि विश्वव्यापी कारकों में अपन बात करेंगे अब स्थिति को लेकर के, जलवायु दशाओं को लेकर के, धरातल, समुद्र तल से ऊंचाई। प्रादेशिक कारकों का वर्गीकरण हो गया कि भूमि की बनावट है, जल की आपूर्ति, मृदा है, वनस्पति है, खनिज तत्व है और शक्ति के साधन है। सांस्कृतिक कारकों में आर्थिक अवस्थाएं, उन्नति का स्तर, राजनीतिक कारक, परिवहन, व्यापार और मनोवैज्ञानिक कारक हो गए। और इधर सामूहिक स्थितियों की यदि अपन बात करें तो वातावरण, पारस्परिक निर्भरता, धर्म और सामाजिक मान्यता, ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम न तो